दोस्तों नमस्कार। आजकल कुछ खास खबरें आ रही हैं जिससे लोग कुछ उदास भी हो रहे हैं। जो पुराने-पुराने कुछ एक्टर्स हैं, हीरोज़ हैं, हीरोइन्स हैं, उनकी डेथ हो रही है। देवेंद्र के बारे में बात हुई थी लेकिन बाद में पता चला कि उनकी डेथ नहीं हुई, उनकी सीरियस कंडीशन है लेकिन अभी तक वो ठीक-ठाक हैं। और अभी एक और खबर आई है कि कामिनी कौशल की डेथ हो गई है। खबर मुझे दी है उदय जी ने। तो बहुत-बहुत श्रद्धांजलि उनको। जो पुराने लोग हैं जानते होंगे कामिनी कौशल को। और देखिए जाना तो हर एक को है, लेकिन टाइम से गए हैं तो अच्छी बात है। कुछ और भी लोगों की पीछे खबर आई थी उनके बारे में, गोविंदा के बारे में खबर आई थी, गोविंदा घर में बेहोश हो गए हैं, तो ये खबरें भी आती हैं। तो इस पे बात करेंगे। लेकिन आज जो हमारा बात करने का टॉपिक है वो है रेड फोर्ट अटैक। रेड फोर्ट के अटैक की जो प्लानिंग की गई थी, वो प्लानिंग थी 6 दिसंबर को यहाँ पे अटैक करने की। यानी कि 6 दिसंबर को दिल्ली के अंदर कई जगह पे ब्लास्ट किया जाएगा। और उसके बाद कुछ खबर आई और यहाँ पे 4 गाड़ियां थी। एक गाड़ी i-20 जिसको यूज किया गया था रेड फोर्ट अटैक के अंदर, वो तो सामने आ गई। फिर पता चला कि यहाँ पे एक और गाड़ी है, वो गाड़ी पकड़ी गई। और फिर पता चला एक लाल रंग की गाड़ी है जो स्पोर्ट्स कार है, उसके बारे में खबर आई। उसको ढूंढने में चिंता थी। यहाँ पे 300 किलो का इसमें एमुनिशन हो सकता है, तो ये कार भी पकड़ी गई। कहीं पे किसी गांव में फरीदाबाद के अंदर उसको पार्क किया हुआ था। और फिर एक चौथी कार थी, उसकी बात भी आई। वो कार मिली अल फला यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इससे थोड़ा सी शांति तो हुई, लेकिन अभी भी चिंता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। और बहुत सी बातें हो रही हैं बीच के अंदर कि क्या जो अटैक करना था इसमें 30,000 किलोग्राम का एम्यूनिशन रखा था जिसको ब्लास्ट करना था दिल्ली के अंदर 4 डिफरेंट जगह के अंदर। नेचुरली बात है 4 कारें होंगी। तो जब लोग पकड़े जाने शुरू हुए, जो पहला आदमी पकड़ा गया वो था डॉक्टर अदील अहमद राठर। वो जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगा रहा था जम्मू के अंदर। जो जम्मू के एसपी हैं उनको जब नोटिस में आया तो उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी और इसको पकड़ लिया। इसके पकड़ने के बाद वहां पे खबर आई और इसके पास मिले 360 किलोग्राम का आरडीएक्स और असॉल्ट राइफल्स। और उसके बाद जब खबर आई तो इन्होंने रेड किया एक जगह में फरीदाबाद में, जहां पे एमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। वो खबर आई। फिर एक लेडी को अरेस्ट किया गया जो यूपी के अंदर थी, वो भी डॉक्टर थी। सारे के सारे डॉक्टर थे, 5-6 जिनका नाम आ रहा है। उसको जब पकड़ा गया तो उसके पास भी गाड़ी के अंदर बहुत सा एमुनिशन मिला। और मीन टाइम जो आपकी गुजरात एटीएस है, उसने भी एक आदमी को पकड़ा जिसके पास एक डिफरेंट टाइप का पॉइजन था और रेसिन था उसके अंदर। तो वो बड़ा डेंजरस था और वो उसको इकट्ठा कर रहा था। और उसके पकड़े से ये था कि वो एक पानी के अंदर मिलाना चाहता था रेसिन को और दिल्ली के अंदर पॉश एरियाज के अंदर उसको मिक्स करके लोगों को मारना चाहता था, या कुछ सब्जियों में मिलाने का भी उसका प्लान था, या जो प्रसाद है आपके मंदिरों में बांटने का राम मंदिर या बाकी जगह पे, उसका वो भी प्लान था। और ना तो उसका रंग होता ना उसकी खुशबू होती, तो यहाँ से हजारों लोग मारे जाते जब ये अगर उनका प्लान पास हो जाता। लेकिन जब ये लोग पकड़े जाने शुरू हुए तो एक आदमी उमर नाबी जो फरीदाबाद के अंदर था, वो एक कार लेके भाग गया वहां से i-20। और जब तक उसको पता चलता वो कि क्या कार नंबर है क्या नहीं, वो तब तक भाग करके 360 किलोग्राम का अपने कुछ एमुनिशन लेके भाग गया। उसके बाद दिल्ली में घूमता रहा जगह जगह के अंदर। घूमते घूमते कनॉट भी गया, मयूर विहार भी गया और एक जगह उसने अपना पोल्यूशन चेक कराया। अब पोल्यूशन चेक कराने के लिए क्यों किया कराया उसने? पोल्यूशन इसलिए चेक कराया कि अगर बाई चांस पुलिस उसको पकड़ ले तो पुलिस सबसे पहले देखती है आपका ड्राइविंग लाइसेंस और पोल्यूशन का सर्टिफिकेट, ताकि किसी को शक ना हो। ये भी कराया। उसके बाद सुनहरी मस्जिद है जो आपके रेड फोर्ट के पास है, वहां पे उसने गाड़ी पार्क कर दी 4 बजे और 7 बजे तक वहां वेट करता रहा। जब भीड़ हो गई तो तब अपनी गाड़ी लेकर के निकला मेन रोड पे और उनकी गाड़ी का में ब्लास्ट हो गया। अब लोग कहते हैं कि जी ये ब्लास्ट बाई चांस हुआ, लेकिन मैं कई चैनल्स में गया, बात की, मैंने कहा ये जो ब्लास्ट है ये डेलिब्रेट था। यानी कि जब उनका देखा कि पहला हमारा प्लान फेल हो गया तो उसने प्लान बी स्टार्ट कर दिया। प्लान बी के अंदर उसने इसको ब्लास्ट कर दिया। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा, जैसे किरण बेदी आई थी, वो कहती अगर इसको करना तो चांदनी चौक के अंदर जाके करती। अगर ये ब्लास्ट को चांदनी चौक के अंदर ले जाके किया जाता तो बहुत से मुस्लिम मारे जाते, क्योंकि चांदनी चौक के अंदर के एरिया के अंदर बहुत से मुस्लिम की दुकानें भी हैं। लेकिन इसने मेन रोड के आसपास किया, लाल किले के सामने। तो
लेकिन शाम को 7 बजे इसलिए कि वहां पे भीड़ हो जाती है, ऑफिस छूट जाते हैं, तो लोग निकलते हैं, और लोग निकलते हैं अपनी गाड़ियों के अंदर। लेकिन कुछ रिक्शा वाले भी थे वहां पे, वो भी, उनकी भी डेथ होगी, कुछ मुस्लिम भी मारे गए। लेकिन इनका पर्पस था कि यहाँ पे एक पैनिक फैलाना इंडिया के अंदर। और अगर ये सारे के सारे ब्लास्ट साइमल्टेनियसली हो जाते दिल्ली के अंदर, तो कम से कम 1000 लोग मारे जाते, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर आपका एम्यूनिशन होता है, यानी कि अमोनिया नाइट्रेट होता, और कनॉट प्लेस के अंदर भी होता। साथ में गवर्नमेंट के बदनामी बहुत होती, गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ कर नहीं पाती। अब भी जब ब्लास्ट हुआ तो आपके अखिलेश यादव की स्टेटमेंट आई है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो ब्लास्ट हुआ है इसके वजह से गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है, यानी कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनको बंद कर देना चाहिए। एक्चुअली अपोजिशन तो यही चाहती है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज बंद हो, देश का सत्यानाश हो, चाहे अखिलेश हो चाहे राहुल हो, यही काम करते हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या इसका प्लान था, कैसे कुछ करना चाहते थे। और सबसे पहले उदय शंकर पानी जी, आप बताइए कि आपको क्या लगता है जो ये ब्लास्ट का चक्कर था, क्या ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट थी देश को हिलाने की? क्योंकि इसके पाकिस्तान के लिंक भी सामने आए हैं, जैश ए मोहम्मद के लिंक सामने आए हैं, अजहर महमूद जिसके चीफ हैं जैश ए मोहम्मद की। सर, ये जो प्लानिंग हो रही थी दिल्ली में, दिस वाज सिमिलर टू बॉम्बे ब्लास्ट, सीरीज ऑफ ब्लास्ट। और वो तो किस्मत अच्छी है कि कश्मीर पुलिस में, जैसे आपने भी बताया कि एक डॉक्टर आदिल करके पोस्टर लगा रहे थे, वो हमारे किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन के, और वीडियो कवरेज जब चेक किया गया तो जेके पुलिस को वो आदमी मिला, डॉक्टर आदिल। और जब और वो पकड़ने वाला भी एक बंगाली लड़का ना, इंस्पेक्टर चक्रवर्ती, एसपी, ओके। तो उन्होंने, लेकिन फिर वो कश्मीर पुलिस अच्छी तरह तोड़ती है इनको। तो जैसे ही डॉक्टर आदिल को तोड़ा तो इमीडिएटली उसने उगल दिया कि देखिए, वो फरीदाबाद में हमारा ये ब्रांच है और ये लोग हैं और वो हैं, और आप मेरे को मत कुछ करिए, मैं आपको तो बताना चाहता हूँ कि भैया वो तो और भी प्लानिंग हो रही है हमारी सीरीज ऑफ, और उसमें इस शहर में ये आदमी, इस शहर में, उसने सारा कुछ बोल दिया। पुलिस मूव्ड वेरी फास्ट। देखिए, यहाँ में पुलिस की भी तारीफ करनी चाहिए कि उनका कंट्रीब्यूशन किस तरह से उन्होंने, जो 5-6 ब्लास्ट होने वाले थे, सीरीज ऑफ ब्लास्ट, चलो एक ब्लास्ट हो गया, वो भी सोसाइटिकल है, वो भी एक आदमी ने घबराहट में कर दिया। और जब उसका एक हाथ मिला अभी पीछे, तो उसका उन्होंने पूरा डीएनए किया, और उसके मदर का भी वहां से वो जब टेस्ट किया तो पता लगा कि ये उसी का ही बेटा है। सो डेफिनेटली ये उसकी आइडेंटिटी पता लग गई। और पाकिस्तान तो सर, मैं एक खाली छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। ये एक बारी काफी पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी चीज होती है इंडिया विजिट करना। तो कुछ आर्मी के बंदे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आर्मी के बंदों को हमने कैसे अलाउ कर दिया। तो वो आए और वहाँ ताज में भी जाते थे, आते थे। और फिर मैं बांद्रा में, कार्टर रोड में एक घर में हम लोग की शाम को पार्टी हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि साहब, जिस तरह से आप सरदारों के जोक्स करते हैं ना इंडिया में, कहता है हम कश्मीरियों के जोक्स करते हैं। हमारा तो ये है कि हम उनको बंदूक दे देते हैं, गोलियां दे देते हैं, रॉकेट दे देते हैं, साले कुछ भी नहीं चलाते। और उनका कहना यह होता कि हमने तो धूप में रख दिए थे, सोचा कि गर्म होगा तो खुद ही चल जाएंगे। कहते इस तरह के तो कश्मीरी लोग होते हैं। सो नथिंग कैन बी इज पॉसिबल इन कश्मीर एज वेल एज इन दिस व्हाइट कलर एलाइट। ये जो डॉक्टरों को इकट्ठा किया गया है, बहुत सोची समझी चाल है सर, बहुत सोची, जिसके अंदर मैं बार बार बोलता हूँ सर, ये पैसों का खेल है। ये जिस डॉक्टर ने जो मरा है, जिसने ब्लास्ट किया है, he had just got 20 lakhs of rupees। मैं बता रहा हूँ, ब्लास्ट के भी पैसे होते हैं इनके, किसी का मर्डर कर दिया इनको, ये पैसों का खेल है, करोड़ों रुपए आ रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड का पैसा कहाँ जा रहा है? यहीं तो जा रहा है। तो आई एम फुल मार्क्स टू पुलिस, जेके पुलिस एंड दिल्ली पुलिस एंड द पुलिस ऑल ओवर इंडिया, जिन्होंने बहुत फास्ट चल के लाख माने हजारों लोगों की जान बचाई है आके सर। लेकिन एक चीज खाली मैं यहाँ पर थोड़ा, ये जो मीडिया थोड़ी गलती कर रहा है सर। ये मीडिया रनिंग कमेंट्री क्यों दे रहा है कि इसको पकड़ लिया हमने, वो लेडी को पकड़ लिया हमने? अरे मत करिए ना, थोड़ा सीक्रेट रखिए बात। वो जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। व्हाई आर यू डूइंग दिस? रनिंग कमेंट्री करते तो उदय मेरी बात सुनो, आप ठीक कहते हो, लेकिन अगर मीडिया को हम रोक देंगे तो मीडिया क्या करेगा? मीडिया तो खाली बैठा है।
मेरे को एक ने बुलाया कि आप 5 बजे से 6 बजे आइए आप रेड फोर्ट के ऊपर, मैं भी चला गया, कुछ आर्मी के लोग थे, तो मेरे को उसके लिए 6 फोन और आ गए कि हमारा प्रोग्राम है 5 बजे का, आप वहां भी आइए। मैंने कहा मैं तो एक ही जगह आ सकता हूँ। देखिए, मीडिया को अपनी रनिंग कमेंट्री करनी है कि मीडिया को अपने आप को चलाना है। मीडिया के पास बहुत से लोग एम्प्लॉयड है, मीडिया का यही काम है, मीडिया का ये काम। देखिए, आप अगर एक मैं आपको बता दूं बात कि अगर एक प्रोग्राम 5 बजे करता है तो दूसरा चैनल भी उसी पे टाइम पे करता है, 8 बजे करेंगे तो बाकी भी 8 बजे करेंगे। सर मैं मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पुलिस शुड नॉट रन रनिंग कमेंट्री कि हमने ये कर लिया वो कर लिया। उसमें क्या होता है, दुश्मन सतर्क हो जाता है। यू शुड बी एक्चुअली सीक्रेटिव रहिए ना। बाद में बताइए, जो हल्का सा कुछ बता देना है कि उदय व्हाई आर यू उदय व्हाई आर यू शोइंग ऑफ, व्हाई आर यू गिविंग अ रनिंग कमेंट्री लाइक बरखा उदय जिस तरह से कर रही थी कि वो कारगिल वो वॉर में हाँ ये हो गया वो हो गया ये हो गया, वो भी रनिंग कमेंट्री। और आज पुलिस भी वही कर रही है, ये गलती कर रही है। नहीं, आई वो ठीक डोंट है थिंक। तुम्हारी बात। अब तुम अब बरखा दत्त की बात कर रहे हो, मैं बरखा दत्त की आपको बताता हूँ। जब बरखा दत्त जो थी उसको कारगिल की जगह पे किसने भिजवाया? मेरी किसी आर्मी के ऑफिसर से बात हो रही थी, बड़ा सीनियर आदमी था, उसने कहा उसको भिजवाने के लिए वहां पे रॉक ऑफिसर का फोन आया था, किसको जाने दो। और रॉक ऑफिसर कौन था? ए अब्दुल्ला थे रॉक ऑफिसर, जिन्होंने बरखा दत्त को भिजवाया वहां पे। और बरखा दत्त वहां लेके गई थी कश्मीरी को लेकर के, साथ में उनके पास सैटेलाइट फोन था, सैटेलाइट फोन जो इंटरसेप्ट नहीं हो सकता। और बरखा दत्त ने उसी टाइम पे वहां से बात की, जब बात की तो पाकिस्तानी से बात की, जिसको हम टैप नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास कैपेबिलिटी थी आपके सैटेलाइट फोन को टैप करने की। उसी के कुछ मिनट के बाद एक ब्लास्ट हो गया जहां पे हमारा एम्युनिशन रखा था। तो आर्मी वाले बहुत परेशान थे, और स्पेशली जब रॉ के ऑफिसर का जाएगा नाम तो बेसिकली वो उसको परमिशन कर देंगे। तो ये एक प्लान थी। मैं ये नहीं कहता कि रॉ के सब लोग ठीक होते हैं, रॉ के अंदर भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं। आप देखिए, जब बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था 26/11 की बात हुई थी, तब भी बरखा दत्त वहां थी और बरखा दत्त रनिंग कमेंट्री दे थी, पुलिस ने उसको कमेंट्री दी। वो वहां पे वीडियो लगा के बैठी थी कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये कमांडो आ रहे हैं, उनको पूरी की पूरी टेलीकास्ट की जा रही थी पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पे गद्दार हमारे कंट्री के अंदर बहुत है। लेकिन अब बात करते हैं इसी इशू के ऊपर, यानी कि जो हमारा अल फलाह ट्रस्ट है। अल फलाह ट्रस्ट जिसको रन करती है फलाह यूनिवर्सिटी, और इसके जो चेयरमैन हैं वो है जावेद अहमद सिद्दीकी। जावेद अहमद सिद्दीकी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जहां पे सारी, ये वो यूनिवर्सिटी है जहां पे सारी प्लानिंग की गई थी, जहां पे कुछ कारें भी पकड़ी गई हैं एवोल्यूशन वाली। और इसी यूनिवर्सिटी के अंदर ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर थे, ज्यादातर डॉक्टर यहाँ पे कश्मीरी से, जिनको रखा गया था इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और यहाँ पे बहुत से लोग बात करते हैं कि इसकी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं आई। देखिए, इन्फॉर्मेशन तब आती है जब आप कुछ गलती कर जाते हैं। किसी को थोड़ा शक भी होगा तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, वो सोचता है मैं किसको जाके इन्फॉर्मेशन दूं, और मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा तो मेरा क्या हाल होगा, क्या उस पर एक्शन होगा। तो बहुत सी बातें होती हैं। तो ये जो जवाद अहमद सिद्दीकी हैं, वो एक बार टीचर थे जामिया मिलिया के अंदर, जो दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी है, या दिल्ली के अंदर जो कॉलेज है। और बाद में उनको जेल में भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने कुछ इन्वेस्टर्स के पैसे ले लिए, हेरा फेरी की थी और बहुत सा पैसे इकट्ठा कर लिया था। जेल से तो छूट गए वो, लेकिन उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जो इन्होंने करप्शन की थी। एक मेडिकल कॉलेज खोला, एक हॉस्पिटल खोला, और एक यूनिवर्सिटी खोली अल फलाह करके। उनको पॉलिटिकल कनेक्शन भी था, और उन्होंने वे 2014 से यूजीसी से रिकॉग्निशन दे दी, यानी कि यूजीसी ने उनकी यूनिवर्सिटी को, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी, उसको रिकॉग्नाइज कर दिया था 2014 में। जब बीजेपी गवर्नमेंट आई उससे कुछ दिन पहले, उस टाइम पे हरियाणा के सीएम थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करे, पाकिस्तान तो हरकत करता रहेगा। और पाकिस्तान ने जो इस टाइम पे टेरर अटैक किया, जबकि हमने उसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर किया था, पाकिस्तान की कैसे हिम्मत होगी? क्योंकि पाकिस्तान को इस टाइम पे पूरी सपोर्ट है कुछ कंट्रीज की। जैसे उसने एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन कर लिया है सऊदी के साथ। पाकिस्तान को लगता है कि अगर इंडिया अटैक करेगा तो सऊदी मेरे साथ होगा, इंडिया की बदनामी होगी। और दूसरा, उनके साथ टर्की भी साथ खड़ा हुआ है, अजरबैजान से साथ में खड़ा हुआ है, और साथ में सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ ट्रंप खड़ा हुआ। ट्रंप को आसिफ मुनीर ने 2 बार बुलाया था यूएस के अंदर, और जब यहाँ पे इनकी बात हो रही थी सीरिया के अंदर हमास के साथ एग्रीमेंट करने की, तो भी उन्होंने आसिफ मुनीर और नवाज शरीफ को बुला लिया था, और नवाज शरीफ से बहुत क्लोजली बात की थी। तो पाकिस्तान को इस टाइम पे लगता है कि इस टाइम पे ट्रंप उनके साथ है, इंडिया अटैक करेगा तो यहाँ पे इंडिया का बुरा हाल कर देंगे ये। इंडिया भी इस चीज को समझता है, लेकिन किसी की लड़ाई में कोई दूसरा नहीं आता। जब तक अमेरिका सोचेगा यहाँ पे आने की, तो हम पाकिस्तान का सत्यानाश कर चुके होंगे। लेकिन क्या वार सोल्यूशन है इस चीज का? वार इसका सोल्यूशन नहीं है। और इसी बीच में गवर्नमेंट ने कुछ बड़ा काम भी करना शुरू कर दिया। रॉ के जो चीफ थे उनको उन्होंने सेक्रेटरी सिक्योरिटी का चार्ज भी दे दिया। और सेक्रेटरी सिक्योरिटी का मतलब है कि जितने भी यहाँ पे एनएसजी या बाकी जाए वो भी रॉ के कंट्रोल में होंगे।
और एक प्लान चल रहा है इस टाइम पे कि कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, कैसे पाकिस्तान को ऐसे किया जाए कि पाकिस्तान हरकत ना करता है। यहाँ पे सर एक ये बड़ा जो प्लान चल रहा हाँ, है, सर एक बड़ा यहाँ प्लान चल जो रहा ये जो है। हाँ इंक्वायरी भी हुई ना अभी, पता लगा कि दे आर यूजिंग कम्युनिकेशन, जो हमारे उनके फोन्स हैं विच आर वेरी वेरी एडवांस्ड, मतलब जो आप ट्रेस नहीं कर सकते। और वो कुछ एक्चुअली प्राइवेट ऐप है जहां यू डू द पेमेंट एंड वहां से उसके थ्रू अगर आप करें तो सो दैट इज थिंग जो अभी पता लगी। तो मतलब 4 कदम आगे है हमारी 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 इंटेलिजेंस फोर्सेस देखो के आगे उदय है। उदय, ये जो लोग होते हैं ना, चोरी करते हैं, अपने तरीके चेंज करते रहते हैं। जब वो हम्म, तरीके चेंज करते हैं, एजेंसीज भी उनको अडॉप्ट करना शुरू कर देती है। हमारे पास बहुत से हैकर्स हैं, मैंने देखा कुछ हैकर को, मैं तो नहीं जानता हूँ, हैकर को देखा वो हर एक चीज निकाल लेता है। जैसे पहले ये ईमेल से काम किया करते थे, तो जो हम्म, हैकर है वो 12-12 घंटे बैठता था कंप्यूटर के सामने। और मैं फॉरेन कंट्री में था, वहां पे जाकर के वो जगह जगह के जो उनके साइबर सेल है वहां पे बैठता था, वहां से चीजें निकालता था, उसको स्टडी करता था। और उसकी वजह से हमने बहुत से टेररिस्टों को पकड़ा। पहले फोन यूज किया करते थे, फिर ये यूज करने लगे, फिर सैटेलाइट फोन थे, फिर कुछ हो। तो ये एडवांस चलता रहता है, यानी कि चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है। वो एक चीज अडॉप्ट करते हैं तो हम भी अपनी टेक्निक को चेंज करते हैं, क्योंकि हमको उनके हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ता है। हमें ये नहीं पता नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे हुए जब श्रीनगर के अंदर भी लोगों को पकड़ा जाता था, हम उनको टैप करते थे, पकड़ लेते थे किसी न किसी तरीके से। तो जो ये एडवांस काम करते हैं उस पर भी हम नजर रखें और उस पर हम काम करते रहेंगे। थोड़ा चूक हो जाती है, थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन हम कैचअप कर लेते हैं। सर लेकिन अब एक क्या चूक कर रहे और, हैं हमारी गवर्नमेंट। हाँ सर एक हाँ। चूक और, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। आज तक हमने ये फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी के बारे में किसी ने नहीं सुना था। ये कौन सी फैक्ट्री, ये कौन सा है जहां पर दुनिया भर के, इंडिया से जितने भी क्रिमिनल पीपल हैं उनको आपने एंगेज कर लिया। एक वहां से कश्मीर से निकाला गया था फॉर इज सिंपैथी टुवर्ड्स द टेररिस्ट आउट देयर इन कश्मीर, इसको यहाँ पर डीन बना दिया गया था, जो आज भाग गया। जैसी बॉम्ब ब्लास्ट होगी तो वो भाग गया आके। So, हाँ देखो बड़ा देखो मतलब उदय। you हाँ, I mean you find this at the epicenter of all criminals and देशद्रोहियों का पूरा। देखिए उदय, ये बहुत सालों से प्लानिंग करते रहते हैं। यहाँ की जो प्लानिंग है आज से 6-7 साल पहले की प्लानिंग है। धीरे धीरे प्लानिंग की जाती है, लोग बैठते हैं और बैठते हैं तो उनको एक जगह मिल जाती है, जैसे इनको धीरे धीरे इकट्ठा किया गया और प्लानिंग की गई। इसमें टाइम लग जाता है। जब ये गलती करते हैं तभी काम किया जाता है, तभी इंटेलिजेंस एजेंसीज की नजर आती है, क्योंकि हर एक आदमी को हम ट्रैक नहीं कर सकते, हर एक के पीछे आदमी लगा सकते। रॉ के पास 10,000 आदमी होंगे, लेकिन रॉ के जो काम है फॉरन का काम है। अब आईबी के पास 20,000 के लोग होंगे, लेकिन आईबी के हर एक विलेज के अंदर बैठी है, आईबी के हर एक के पीछे चलती रहेगी। अगर यहाँ इस यूनिवर्सिटी के अंदर मुस्लिम बैठे हैं तो उनको किस तरीके से इन्फिल्ट्रेट किया जाए। मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद के एरिया के अंदर कुछ ऐसी जगह है जहां पे कोई एंटर नहीं कर सकता। पुलिस को भी एंटर करने के लिए रात को जाना पड़ता है या बुरके पहन के जाना पड़ता है। किसी को अगर एंटर करता है तो वहां पे रोक देते हैं उसको। तो यहाँ पे रेड करनी मुश्किल हो जाती है। आप इंटेलिजेंस की बात तो छोड़िए, मुश्किल काम हो जाते हैं और इम्पॉसिबल भी होते हैं बहुत जगह। लेकिन जब इन्होंने गलती की तो इनको पकड़ लिया गया। अब पकड़ लिया गया तो हमारी एंट्री हो गई। लेकिन उससे पहले कहाँ कहाँ नजर रखी, कहाँ कहाँ एजेंसीज देखे, कहाँ कहाँ हमारी पुलिस देखे। आप यूपी के अंदर देखो ना, जो बाबा झांगुर थे उसका भी कुछ को पता था, लेकिन वो पैसे देके पुलिस वालों को परचेज कर लेता था। अब हर एक गांव में तो आईबी का आदमी बैठा नहीं हुआ। रॉ के तो यहाँ होते ही नहीं दिल्ली के अंदर या इंडिया के अंदर। रॉ का मेन तो काम है फॉरन का। तो बेसिकली गलती निकालना बहुत आसान है जैसे लोग करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सब चीजें पॉसिबल नहीं होती। अब हमारी हर एक की लिमिटेशन है। हमारे को ये तो नहीं हम 4 लाख लोग बैठे लेके बैठे हैं, जैसे लोग कहते हैं बॉर्डर से कैसे घुस जाते हैं। इतना लंबा बॉर्डर हमारा, जैसे 4,096 किलोमीटर का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ। तो वहां पे पुलिस गश्त करती है, बीएसएफ गश्त करती है। जब ये तो है नहीं कि बॉर्डर पे हर एक 10 मीटर के पास आप एक आदमी खड़ा करते हैं। 10 मीटर खड़ेंगे तो उसको खाना पीना है, उसको टॉयलेट भी जाना है, उसको चीजें भी चाहिए, उसको आराम भी चाहिए। तो कैसे चलेगा? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा बॉर्डर बहुत लंबा है। हमारा 4,096 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। 1,499 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा जो नेपाल के साथ, जो ओपन बॉर्डर है। 1,437 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा म्यांमार के साथ। यहाँ पे फेंसिंग का काम चल रहा है, वो भी 31,000 करोड़ खर्च करके, और ये काम चलेगा अगले 10 साल तक। फिर पाकिस्तान का बॉर्डर है 3,000 किलोमीटर से ज्यादा। फिर हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर है चाइना के साथ। तो सारे के सारे को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फिर हमारा 7,016 किलोमीटर का बॉर्डर है, हमारी कोस्ट लाइन है।
जो जिसको कहते हैं, अब वो 11,000 किलोमीटर की मैपिंग गलत की गई थी, या मैपिंग पुराने मेथड से की गई थी, तो उसको सारा सेफ गार्ड करना है। तो क्या बॉर्डर पे पुलिस ही घूमती रहेगी सब जगह? जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। अगर हमने कहीं पे पुलिस को रखा है तो 6 घंटे से ज्यादा उसको ड्यूटी नहीं देते, उसको आराम भी करना, उसको तैयारी भी करनी, बंदूकें लेके जाते हैं। जैसे बीएसएफ इस टाइम पे बांग्लादेश के बॉर्डर पे तैनात है, हर एक को ड्रोन दिए जाएंगे, पहले बंदूकें दी जाती थी। तो बेसिकली अंदर भी जो हमारी एजेंसीज है, सारा तो पैसा उसमें ही लगा देंगे, पुलिस को और एजेंसीज के ऊपर। तो लोगों को भी एक्टिव होना पड़ेगा, साथ में गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि यार, एजेंसीज को बताना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन आए तो कहां दो। तो बहुत सी बातें इसके ऊपर। मैं आपको एक और बात बता दूं कि एक टाइम पे मनमोहन सिंह गए थे कश्मीर के अंदर 2004 में इलेक्शन जीतने के बाद। जब वहां गए तो वहां पे उन पर अटैक होना था, ये खबर मिली एक इंटेलिजेंस के ऑफिसर को, उसके बॉस ने उसकी खबर लेने से मना कर दिया, और अगले बॉस की गया उसने मना कर दिया। अल्टीमेटली वो चला गया एसपीजी के पास। एसपीजी ने वहां देखा, तो क्योंकि उसका सोर्स उस पर ज्यादा प्रेशर डाल रहा, तो एसपीजी ने देखा कि एक आदमी जहाँ पे पीएम मनमोहन सिंह ने वहां पे लेक्चर देना है, वहां पे एक छोटा सा होटल था, या जैसे झुग्गी टाइप का, वहां पे चेक किया तो वहां पे 3 आतंकवादी थे बंदूक लेकर के, एनकाउंटर कर दिया। और जब उन्होंने खबर दी एसपीजी ने कि ये तो रॉ ने दिया है, तो रॉ ने पूछा तो उसके तो बॉस को पता ही नहीं था कि ये उनकी खबर है, क्योंकि खबर देने वाला नीचे था, उसकी सुन कोई नहीं था, अप्रोच नहीं हो रही थी उसको सीनियर के पास। अल्टीमेटली उस आदमी को परेशान किया गया, रिवार्ड नहीं दिया गया। तो बहुत सी बातें होती है, बहुत से इश्यूज होते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिपेंड करते हैं। लेकिन इस टाइम पे जो सिचुएशन है, जो हमारे कंट्री के लिए सिचुएशन है, उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? एक तो गवर्नमेंट यहाँ पे सोच रही है कि सुसाइड स्क्वाड बनाने की, जो पाकिस्तान के अंदर तैनात की जाए। अगर पाकिस्तान हमारे यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, तो हमको पाकिस्तान को उसी की दवाई से मारना पड़ेगा, उसी की डोज से मारना पड़ेगा, यानी कि वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी करनी पड़ेगी। हमारा इस टाइम पे लिंक बनाने चाहिए गवर्नमेंट को तालिबान के साथ, क्योंकि तालिबान से लिंक हो चुका है। तालिबान इस टाइम पे सबसे खिलाफ है पाकिस्तान के, और साथ में टीटीपी के खिलाफ। अगर उनको पैसा भी देना पड़े, पाकिस्तान जिसके पास पैसा नहीं है वो भी टेररिस्टों को पैसा देता है। और साथ में बलूचिस्तान को हमें देना पड़ेगा कि आप जाइए और अटैक करिए पाकिस्तान के ऊपर, बर्बाद करिए इसको। तो पाकिस्तान को अंदर से हमें बर्बाद करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और इसी के लगता है मुझे गवर्नमेंट इसी पे काम कर रही है कि अब पाकिस्तान को नए तरीके से डैमेज करो, नुकसान करो। वो कहता है इनको 1000 कट्स दो, हमें पाकिस्तान को 2000 कट्स देने पड़ेंगे। यानी कि एक तरफ से तालिबान पे अटैक करे, एक तरफ से टीटी पे अटैक करे, एक तरह से बलूची अटैक करे, और हम बॉर्डर पे पाकिस्तान को बीचे रखें, ताकि पाकिस्तान की फोर्सेज वहां जा ना पाए। वैसे भी पाकिस्तान अपनी फोर्सेज को भेज रहा है सऊदी के अंदर, 20,000 सोल्जर वहां जाएंगे तो पाकिस्तान को तो कमी हो जाएगी इनके सोल्जर्स की। फिर हमास के सब एरिया के अंदर भी जा रहे हैं, इजराइल के सपोर्ट के अंदर, वहां पे भी अपने सोल्जर को भेज रहे हैं। तो हमें इस टाइम पे जो गवर्नमेंट सोच रही है वो है कि पाकिस्तान को किस तरीके से बीचे रख करके पाकिस्तान को अंदर से बर्बाद किया जाए। इकोनॉमी हमने बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान का नंबर आ गया कि पाकिस्तान को अंदर से तोड़ करके सत्यानाश किया जाए। और साथ में जो सुसाइड स्क्वाड्स हैं उनको तैयार किया जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर बुरा हाल करते, पाकिस्तान के अंदर जितने मिलिटेंट है उनको चुन चुन के अंदर से मारा जाए, जैसे उन्होंने गनमैन मार रहे हैं। यही काम करेगी हमारी गवर्नमेंट अब। सर, मैं खाली प्रोग्राम खत्म करने से पहले ये बताऊंगा कि अभी ऐसा एक दलदल क्रिएट हो गया है इंडिया में, जहां पर एक जिहादी, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या टीचर हो, वो सुधरने वाले नहीं हैं। उनका मानसिक संतुलन पूरा बिगड़ा हुआ है। राइट नाउ हु विल ट्रस्ट दिस पीपल? कि आप खाने के अंदर थूक डाल देते हो, अब तो खाने में जहर डाल रहे हैं रैसिन के, अब तो जहर वाले ऐसा कि वो इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। सो नोबडी इज गोइंग टू ट्रस्ट दिस। द ओनली वे दे कैन कम आउट ऑफ दिस दलदल इज कि मॉडरेट मुस्लिम निकलें और ओपनली इसको अपोज करें, जो नहीं करने वाले हो, जो आज तक नहीं किया उन्होंने आके। So they should really oppose and fight these radical elements who are destroying Islam in India. उदय, मैं एक और बात कहूंगा कि हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट थे हमीद अंसारी, बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उन पे प्रोग्राम करें, क्योंकि जिस तरीके से राव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, जबकि वो 10 साल तक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रहे, उससे पहले उन्होंने कैसे राव को डिस्ट्रॉय की, कैसे राव को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की ईरान के अंदर। इसी पे बात करेंगे अगले प्रोग्राम के अंदर। जय हिंद, जय भारत। तो उससे पहले आपसे कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि हम हमीद अंसारी पे कोई प्रोग्राम बनाए, क्योंकि मैं पहला अकेला आदमी हूँ रॉ के अंदर जो इसके बारे में खबर दे सकता है, बिकॉज आई वॉज पोस्टेड विद हमीद अंसारी इन तेहरान। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।